योगी आदित्यनाथ का हर काम मिसाल बन जाता है। संभल में उस जगह पर पुलिस चौकी का उद्घाटन कर दिया गया जहां कभी सांपबाज मुल्ला अरशद सांप छोड़ दिया करता था। ये चौकी संभल के दंगाइयों का खौफ और बढ़ाएगी। क्यों? क्योंकि इसे उन्हीं पत्थरों और ईंटों से बनाया गया है जिनका इस्तेमाल दंगाइयों ने हिंसा फैलाने के लिए किया था। योगी फोर्स ने संभल के सांपबाज मुल्ला का जहर निकाल दिया है। कैसे? देखिए इस रिपोर्ट। हर दंगाई हर माफिया को उसी की भाषा में जवाब देकर के उसके सीने पर चढ़ करके जवाब देने के लिए तत्पर भी सरकार है। मुख्यमंत्री योगी कहने से ज्यादा करने में यकीन रखते हैं। ये पुलिस चौकी इसी बात का प्रमाण है। जिस जगह पर पुलिस चौकी को बनाने से रोकने के लिए सांप वाली साजिश रची गई थी, योगी ने वहां पर जहरीली साजिश पर नकेल के लिए कंट्रोल रूम बना दिया है। अरशद नाम का ये सांपबाज कभी पुलिस का बड़ा दुश्मन था। इस मुस्लिम मोहल्ले में उसका डर हुआ करता था। जब कभी भी पुलिस यहाँ अपराधियों को पकड़ने आती थी, तब अरशद पर जहरीले सांप छोड़ने का आरोप था। लेकिन योगी फोर्स ने दंगाइयों के साथ साथ सांपबाज मुल्ला का भी जहर काट दिया। अरशद जो है उसके ऊपर दर्जनों से अधिक मुकदमे हैं और वो हिस्ट्री शीटर है थाने का, और वो नशे के कारोबार में शुरू से लिप्त रहा है। और उसके द्वारा चूंकि उसको पता था कि यदि यहाँ पुलिस चौकी बनेगी तो उसका कारोबार निश्चित रूप से बंद होगा, और उसी को उसने जो है ऐसा ना हो इसलिए उसने पुलिस में यहाँ जो पुलिस बूथ था उसमें एक बार सांप छोड़ने की घटना कारित की थी। मैंने सांप नहीं छोड़ा था, वहाँ पर मैं गोली के साथ गया था। गोली के साथ मैंने सांप मेरे पास था, वो मेरी बाइक में से निकल कर भाग गया था सड़क पे को। बच्चे इकट्ठे हो गए थे, उसको उठा के मैं अपने घर ले आया था। तो लोगों ने यह अगवा उड़ा दी कि चौकी पे सांप छोड़ दिया मैंने, ऐसा कुछ नहीं था। सभी दंगाइयों के सीने में अब ये नई नवेली पुलिस चौकी किसी शूल की तरह चुभने वाली है, क्योंकि संभल के जिस दीपा सराय मोहल्ले में पिछले साल दंगाइयों ने पत्थरबाजी का दुस्साहस किया था, ईंट पत्थरों से विवादित शाही मस्जिद में सर्वे रुकवाने की प्लानिंग की थी, योगी फोर्स ने उन्हीं ईंट पत्थरों को चुन चुन कर चौकी की दीवार बना दी है। योगी आदित्यनाथ ने दंगाइयों के हथियार से ही दंगा कंट्रोल रूम बना दिया। दंगों में इस्तेमाल पत्थर से पुलिस चौकी बनाकर दंगाइयों को योगी आदित्यनाथ ने मैसेज दिया है कि जब तक संभल के हर दंगाई का हिसाब नहीं हो जाता, पुलिस एक्शन नहीं रुकेगी। मैसेज ये है कि संभल में कट्टरपंथी सोच अब बिल्कुल बर्दाश्त तो नहीं होगी। ये पुलिस चौकी मैसेज है कि भविष्य में दंगा करने के बारे में कोई ना सोचे। आतंकी की बात करें तो ISIS और AQIS के जो आतंकी थे, तमाम जो लोग हैं दीपा सराय से पकड़े गए। कई बार यहां पर छापेमारी हुई और यही वजह है कि संभल हिंसा के बाद प्रशासन के द्वारा यहां पर पुलिस चौकी की नींव डाली गई और आज वो दिन आ गया है जब ये पुलिस चौकी दीपा सराय की तैयार हो चुकी है। नखासा थाना इलाके में बनी ये पुलिस चौकी इसलिए भी खास है क्योंकि इस जगह से सांसद जियाउर रहमान बर्क का घर 100 मीटर की दूरी पर है। संभल हिंसा का मास्टरमाइंड शारिक साछा का घर भी बिल्कुल पास में है। यानी जिस पर हिंसा उकसाने का आरोप है और जिसने हिंसा करवाई, दोनों के ही घर अब इस चौकी के जरिए 24 घंटे निगरानी में रहेंगे। पुलिस बल को तैनात किया गया और सबसे बड़ी बात है कि 1978 के दंगे के आरोपी, और सबसे बड़ी बात है कि 2024 में जब हिंसा हुई थी तो शारिक साठा मुख्य अपराधी था जो अभी दुबई में बैठा हुआ है, उसका लिंक था। लेकिन इस चौकी का एक और इतिहास है। जब यहाँ पर पुलिस चौकी की स्थापना की जा रही थी तो उससे पहले यहाँ पर सांप छोड़े जाते थे ताकि यहाँ पर पुलिस चौकी यहाँ पर ना बने। पहले सत्यव्रत चौकी और अब दीपा सराय चौकी, दोनों से संभल में दंगाइयों और अपराधियों की निगरानी रखी जाएगी। दंगाइयों के खिलाफ संभल में योगी फोर्स का नया कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कुछ भाईजान को अच्छा नहीं लगा। ना ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे जरूरत थी पुलिस चौकी की, यहाँ पे ना कोई खास ऐसी जरूरत भी नहीं थी। अच्छा हाँ, लेकिन अब बन गई तो सेफ्टी रहेगी और कुछ। हमारे एतबार से सही ना, चौकी के लिए और भी बहुत सी जगह पूरा शहर में और भी चौकी तो सरकार की है, वो कुछ भी कर सकती है। दंगे के बाद से ही संभल में सुरक्षा घेरा मजबूत किया जा रहा है। खतरनाक मोहल्लों में पुलिस चौकियां बनाई जा रही हैं। संभल में कट्टरपंथियों के हर तरह के जहर को काटने के लिए संभल के SSP और DM लगे हुए हैं। संभल से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। संभल हिंसा के 1 साल के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैसे संभल में कट्टरपंथ का जहर काटा है, बताता हूं आपको। देखिए, दंगाइयों को चुन चुनकर जेल भेजा है। नुकसान की वसूली भी दंगाइयों से ही उन्होंने की है।
दंगाइयों के घरों पर बुलडोजर चलाया ताकि आगे उनकी हिम्मत ना हो दंगा करने की। दंगाइयों के बिजली पानी के कनेक्शन काटे गए। जिस मस्जिद के सर्वे को रोकने के लिए दंगा किया गया था, उस मस्जिद के सामने ही कंट्रोल रूम बना दिया गया है, पुलिस कंट्रोल रूम। संभल 2 नए थाने और 45 नई चौकियों को मंजूरी दी गई संभल में, ताकि संभल से कट्टरता का अंत हो सके। ये किया गया है। आगे बढ़ते हैं। घुसपैठियों को लेकर के सीएम योगी का एक्शन लगातार तेज है। संदेश बहुत साफ है कि यूपी में अवैध रूप से रहे तो सीधा कालकोठरी जाना होगा। और अब उसी कालकोठरी का पहला वारंट निकला है, एक बांग्लादेशी बेगम के नाम, जिसे अमरोहा से हिरासत में लिया गया है। कौन है ये बेगम और कैसे योगी फोर्स इस तक पहुंची, ये बेहद दिलचस्प है जानना। देखिए इस रिपोर्ट। नाम रीना बेगम, काम रील बनाना, मौजूदा लोकेशन यूपी का अमरोहा, लेकिन असली कनेक्शन है बांग्लादेश का। जैसे यूपी में अपराधी योगी फोर्स की नजर से नहीं बच सकते, वैसे ही अब घुसपैठिए भी योगी फोर्स से बच नहीं पा रहे। जो लोग भी छिपाकर यूपी में रह रहे थे, वो या तो भाग रहे हैं या तो उनके चेहरे सामने आ रहे हैं। अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। उत्तर प्रदेश में अलग अलग इलाकों में घुसपैठियों की तलाश की जा रही थी। बांग्लादेशी नागरिक रीना यूपी के अमरोहा में पिछले 2 महीने से रह रही थी। वो अपने शौहर के साथ नेपाल के रास्ते भारत में घुसी थी और अब पुलिस ने उसे और उसके पति राशिद अली को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन उसकी इसी रील के शौक ने उसे योगी फोर्स के शिकंजे में पहुंचा दिया। बांग्लादेशी महिला रीना बेगम को पुलिस ने पकड़ के ले गई और रीना बेगम यहां पर अक्टूबर के महीने में अपने पति राशिद के साथ यहां पर आई थी, क्योंकि राशिद सऊदी अरब में रहता था और वहीं पर इसने रीना बेगम से शादी की और नेपाल के रास्ते रीना बेगम भारत पहुंची और भारत में अमरोहा में वो रह रही थी। कैसे, अब जरा ये भी समझ लीजिए। बांग्लादेश पुलिस रीना बेगम पर पुलिस की नजर उस रील से पड़ी। अक्सर रील बनाने वाली रीना बेगम ने अपने अकाउंट पर रील पोस्ट की जिसमें हाथ में बांग्लादेशी पासपोर्ट था। वो बांग्लादेशी पुलिस को धन्यवाद कह रही थी और साथ ही दूसरे वीडियो में वो बाय बाय बांग्लादेश कहती दिख रही थी। रीना बेगम इसके अलावा बाकी सभी वीडियोस में भी हैशटैग बांग्लादेश डालती थी और तो और आई लव बांग्लादेश भी लिखा करती थी। बस इसी तरह के रील ने उसे उसके ही जाल में फंसा दिया। दिनांक 9 अक्टूबर को महेंद्र नगर के रास्ते बनवसा होते हुए इन्होंने अवैध रूप से बिना किसी प्रपत्र या बिना किसी वीजा के भारत में प्रवेश किया और यहाँ ये बिना कोई आधिकारिक सूचना दिए अवैध रूप से मंडी धनौरा कस्बा क्षेत्र में निवास कर रहे थे। पुलिस से पूछताछ में रीना एक भी वैध कागज नहीं दिखा पाई। खुलासा हुआ कि रीना बेगम और राशिद ने सऊदी अरब में शादी की थी। दोनों सऊदी अरब से नेपाल आए और नेपाल से भारत आए। रीना बेगम के पास भारत में रुकने का कोई वीजा नहीं था, यानी वो अवैध तरीके से भारत में रह रही थी। अब रीना और राशिद दोनों पुलिस की हिरासत में हैं। बांग्लादेशी रीना बेगम भले ही अमरोहा में छिपकर रह रही थी, लेकिन उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल देखकर लग नहीं रहा कि उसे कोई खौफ था। उसने अपनी प्रोफाइल में दिल्ली तक लिख रखा था। लेकिन इस रीलबाज बेगम की असलियत योगी फोर्स से छिप नहीं पाई। अब सवाल ये भी है कि क्या रीना बेगम ही योगी के डिटेंशन सेंटर की पहली मेहमान बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखे 6 दिन बीत चुके हैं और आज उसके बाद पहला जुमा था, जिसके लिए भाईजान ने दावत रखी थी। लेकिन बाबरी पर हुई इस दावत को एक तस्वीर ने फीका कर दिया। क्या है वो तस्वीर और कैसे हुमायूं कबीर के बाबरी वाली दावत का बिगड़ा जायका, दिखाता हूं आपको इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। जो भाईजान बाबरी के नाम पर लाखों देने की बातें कर रहे थे, वहां जब दावत हुई तो भाईजान खाने पर ही टूट पड़े। एक कटोरे खाने के लिए लूट मच गई। कोई झाड़ी के पीछे बैठकर खा रहा था तो कोई भीड़ के बीच ही हाथ से दावत का लुत्फ उठा रहा था। तस्वीरें मुर्शिदाबाद की हैं और जगह कोई और नहीं, वही है जहां 6 दिन पहले बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई थी। आज बाबरी की नींव के बाद पहला जुम्मा आया
तो भाईजान बाबरी वाली जगह पर एक साथ इकट्ठा हुए, नमाज पढ़ा। हुमायूं कबीर भी पहुंचे, बाकायदा दावत रखी गई। आज ये बाबरी मस्जिद का जो जुम्मा है, पहला जुम्मा है ये बाबरी मस्जिद का। हम मुसलमानों का सबसे खास दिन और सबसे बड़ा दिन ये है कि ये बाबरी मस्जिद नया फिर बन रहा है। जो बाहर के मेहमान आता है, कम से कम जो हिसाब है 5000 के हिसाब में रखा गया है। भाईजान खुश हैं कि अयोध्या ना सही अब बंगाल में बाबरी होगी। हुमायूं कबीर ने तो ये भी कह दिया कि अब हर जुम्मा ऐसी ही तस्वीरें बाबरी वाली जगह दिखेंगी। हर जुम्मा में आज से शुरू हुआ, जितना दिन ये बाबरी मस्जिद कंप्लीट नहीं होगी, काम चलेगी, तो ये हर जुम्मा में यह नमाज अदा होगी। भाईजान ने दावत तो कर ली, लेकिन इस दावत का जायका कुछ तस्वीरों ने बिगाड़ कर रख दिया, क्योंकि भाईजान के बाबरी वाले दाव के सामने सनातनियों का राम मंदिर वाला प्रण आ गया है। मियां भाई जिस राज्य में बाबरी बनाने जा रहे हैं, वहां भव्य राम मंदिर की नींव रखने की तारीख भी सामने आ गई है। जिस पोस्टर को आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें अयोध्या के भव्य राम मंदिर की तस्वीर है और बांग्ला भाषा में लिखा हुआ है राम मंदिर का निर्माण। बाबरी के जवाब में अब बंगाल में राम मंदिर बनने जा रहा है। ये मंदिर पश्चिम बंगाल के विधाननगर में बनेगा और 4 बीघा जमीन पर इसका निर्माण किया जाएगा। राम मंदिर भूमि पूजन की तारीख अगले साल रामनवमी के दिन यानी 26 मार्च तय की गई है। पश्चिम बंगाल में और भारत में राम का देश है, राम प्रतिष्ठित होंगे और राम जहां चाहेंगे वहां ही प्रतिष्ठित होंगे। यानी जहां एक तरफ बाबरी की जमीन पर ईंटें लगनी शुरू होंगी, तो वहीं उसकी चमक फीकी करने के लिए 100 करोड़ की लागत से भी ज्यादा बड़ा भव्य राम मंदिर भी खड़ा होगा। देखिए, ये राम का मंदिर होगा और उसके साथ अस्पताल होगा, स्कूल होगा, वृद्धाश्रम होगा, तो बहुत सारी चीज़ जो पब्लिक इंटरेस्ट में है, जो जनकल्याण में जो लगेगा, वो सब चीज़ होगा। बंगाल में राम मंदिर के साथ साथ और भी बड़ी प्लानिंग की गई है। अब बंगाल के राम भक्तों को 26 मार्च का इंतजार है। बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले बंगाल में बाबरी बनाम राम मंदिर की लड़ाई ने न सिर्फ बंगाल का बल्कि पूरे देश का माहौल गरमा दिया है। कोलकाता से अयान घोषाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पश्चिम बंगाल में दीदी के राज में जो कुछ भी चल रहा है वो बड़ी चिंता जाहिर करने वाला है। लेकिन योगी इस वक्त घुसपैठियों के खिलाफ सबसे बड़ा मिशन छेड़े हुए हैं। इसी ऑपरेशन के दौरान योगी फोर्स को सीएम आवास से चंद मिनटों की दूरी पर चोरी छिपे झुग्गियों में बनाया एक मदरसा मिला, जो कई सवाल खड़े कर रहा है। इस बीच योगी ने पूरे प्रदेश में घुसपैठियों की सर्चिंग बेहद तेज कर दी है। जी न्यूज के कैमरे पे आप देख पा रहे होंगे, मिनी मदरसा है। क्या मदरसा चलाया जाता है? जी नहीं। जो भी डेमोक्रेसी को बदलने का दुस्साहस करेगा, उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। खाली झुग्गियां। टालीबाग का जो एरिया है, जो सीएम आवास से 2 किलोमीटर दूर, वहां पर एक छोटा सा मिनी मदरसा कह सकते हैं। झुग्गियों में मिली इस्लामी किताबें, ब्लैक बोर्ड, इस्लामी किताबों से भरा बैग। इस्लाम के बारे में वो यहाँ पर कई सारे पेजेस आपको फटे हुए यहाँ पर मिल जाएंगे। सीएम योगी के आवास से चंद मिनट पर घुसपैठियों का अवैध मदरसा। ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ था, उसको मिटा दिया गया है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ के दफ्तर से केवल 2 मिनट की दूरी पर घुसपैठिए बड़ी साजिश रच रहे थे। डालीबाग की झुग्गियों में बसे संदिग्धों ने अवैध मदरसा खड़ा कर दिया था, जहां सिर्फ इस्लाम की शिक्षा दी जाती थी और इसकी कानो कान किसी को भनक तक नहीं थी। जी न्यूज के कैमरे पे आप देख पा रहे होंगे, मिनी मदरसा है ये। वहां पर ये वो लोग हैं जहां पर पढ़ाई की जाती थी और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर किस तरीके से आपको जो धार्मिक किताबें हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगी। योगी आदित्यनाथ जिसका जिक्र हमेशा करते आए हैं, वो अब फिक्र बन गई है।
अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं, बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। डालीबाग के झुग्गियों से आई मदरसे की ये तस्वीरें योगी आदित्यनाथ की शंका को सच साबित कर रही है। लेकिन योगी के शहर में घुसपैठियों ने ये मदरसा बनाकर अपने लिए सबसे बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। योगी पहले ही घुसपैठियों के लिए काल बने हुए हैं, लेकिन डालीबाग की झुग्गियों में मिले इस मदरसे ने योगी के तीसरे नेत्र को खोल दिया है, जिसके बाद अब योगी के शहर में घुसपैठियों के लिए सबसे विकट घड़ी आकर खड़ी हो गई, क्योंकि घुसपैठिए ये भूल गए थे कि दीदी का पश्चिम बंगाल नहीं, योगी का उत्तर प्रदेश है। बंगाल में ममता बनर्जी घुसपैठियों के लिए फूल बिछाती हैं, लेकिन यूपी में योगी घुसपैठियों पर शूल चलाते हैं। एनआरसी मानी ना, मानबो ना, डिटेंशन कैंप होबे ना, मानुष विताड़ित होबे ना। डालीबाग की ये झुग्गियां तो पहले से ही योगी फोर्स के टारगेट पर हैं, क्योंकि डालीबाग की झुग्गियां बेहद संवेदनशील इलाके में हैं। यहाँ से सीएम आवास की दूरी महज 2 किलोमीटर है, तो इनके ठीक सामने बहुखंडी मंत्री आवास भी है। SIR प्रक्रिया के बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आईडी, जिनके पते, सरकारी डॉक्यूमेंट्स यहाँ के नहीं मिले हैं, और ऐसे में ये संदिग्ध के आधार पर इनकी पहचान को लेकर वाराणसी पुलिस ने आज यहाँ पर पूरी जांच की है। घुसपैठियों में योगी का कितना खौफ है, उसकी तस्वीरें भी सामने आ गई। घुसपैठिए सत्यापन की प्रक्रिया से घबरा गए। इस बीच झुग्गियों से 100 लोग गायब हो गए, और अब मदरसे के हालात बता रहे हैं कि कैसे घुसपैठियों की साजिश धरी की धरी रह गई। पुलिस ने यहाँ पे यूपी पुलिस ने उन आधार कार्ड को असम भेजा वेरीफाई होने के लिए, और वेरीफाई होने से पहले ही कि वो पता कर पाते कि ये आधार कार्ड नकली है या असली है, उससे पहले ही यहाँ पर रहने वाले वो लोग जो हैं वो अपना अपना सामान छोड़कर यहाँ से चले गए, और ये रूम भी ऐसे ही है, यहाँ पर लोग चले गए थे। सवाल उठता है कि अगर ये लोग बांग्लादेशी नहीं थे तो भागे क्यों, और झुग्गियों में चोरी छिपे मदरसा बनाकर इस्लामी शिक्षा देने के मायने क्या हैं? जी न्यूज की टीम को यहाँ मदरसे में उर्दू की किताबें मिली, और उन किताबों में क्या लिखा है, जब ये जानने की कोशिश की तो सुनिए मियाँ भाई ने इसका क्या जवाब दिया। पूरा अगर सीख जाएंगे तो वो कुरान पढ़ सकता है। कुरान पढ़ सकता है। तो यहाँ पे ये और बाकी जो किताबें हैं ये सब कुरान है। जो कुरान पढ़ना जानते हैं, सीख गए हैं, हाँ। उसको वो दिए गए हैं, हाँ। और जो नहीं सीखा बच्चे लोगों को तो ये छोटा। योगी के गढ़ गोरखपुर में भी पुलिस बड़ा सर्च ऑपरेशन चला रही है। पुलिस टीम ने राजघाट थाना क्षेत्र में बनी झुग्गियों में दबिश दिया तो 25 परिवारों के सत्यापन में अनजान चेहरे मिले हैं। माजम अली माजम अली, अनवरा बेगम, माजम अली उधर होगा। लोगों के पास असम के बरपेटा जिले के आधार कार्ड, टूटी फूटी हिंदी, ये पूरी तरह लखनऊ की डालीबाग झुग्गियों से मेल खा रहा है। यही कारण है कि सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं, क्योंकि योगी घुसपैठ के खात्मे का संकल्प ले चुके हैं। प्रीति श्रीवास्तव, जी मीडिया, लखनऊ। मुद्दा घुसपैठियों का है, लेकिन ममता और योगी दोनों का मॉडल बिल्कुल अलग अलग है। घुसपैठियों के लिए ममता के फूल और योगी के शूल कैसे हैं, इसको समझाता हूं। ममता बनर्जी SIR के विरोध में खड़ी हैं और योगी SIR को लेकर विधायकों के साथ ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने घुसपैठियों के खिलाफ कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया है, जबकि योगी घुसपैठियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन टॉर्च जैसा विशेष अभियान चला रहे हैं। इधर ममता बनर्जी बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए ढाल की तरह सामने खड़ी हैं और योगी के निर्देश पर यूपी में 75 जिलों में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाने पर लगातार काम चल रहा है। ममता बनर्जी पर सीमा सुरक्षा में सहयोग नहीं करने का भी आरोप लग रहा है, जबकि योगी आदित्यनाथ अवैध निवासियों को उनके मूल देशों में वापस भेजने के लिए मानक प्रक्रिया पर लगातार काम कर रहे हैं। चलिए, एक तरफ सीएम योगी हैं तो दूसरी तरफ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, जो ठीक योगी की तरह अतिक्रमण करने वालों पर लगातार बुलडोजर चला रहे हैं। इस बार बुलडोजर राजाजी नेशनल पार्क में बनी दरगाह पर चलने की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि वन विभाग की तरफ से दरगाह को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया गया है। राजाजी नेशनल पार्क की जमीन में अवैध दरगाह। यहां से हरिद्वार के हर की पौड़ी, माया देवी
मनसा देवी और दूसरे प्रमुख धार्मिक स्थल केवल आधे किलोमीटर की दूरी पर हैं। देवभूमि में हिंदुओं के इन प्रमुख धार्मिक स्थलों के बीच बना दी गई है अवैध दरगाह। हजरत सैयद सुल्तान शाह की दरगाह पर अब क्या बुलडोजर चल जाएगा? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि राजाजी नेशनल पार्क की लगभग 5 बीघा वन भूमि पर इस अवैध दरगाह पर वन विभाग प्रशासन की तरफ से नोटिस चस्पा कर दिया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि राजाजी नेशनल पार्क में ये दरगाह बताई जा रही है। हालांकि ये दरगाह बहुत पुरानी बताई जा रही है। जो है जहाबरी स्रोत है, जहाँ पे वन भूमि पर पीर मजार नामक धार्मिक संरचना अवैध रूप से निर्मित पाई गई है। नोटिस में सख्त चेतावनी दी गई है कि अगर किसी के पास दरगाह के निर्माण से जुड़े वैध दस्तावेज हैं तो 15 दिनों के अंदर इसका सबूत दें। उन दस्तावेजों को हरिद्वार रेंज कार्यालय में जमा कराएं और अगर 15 दिनों के अंदर दरगाह से जुड़े दस्तावेज पेश नहीं किए जाते हैं तो हजरत सैयद सुल्तान शाह की दरगाह को अवैध घोषित कर दिया जाएगा और फिर इसके बाद कार्रवाई सीधे धामी सरकार के बुलडोजर मॉडल से होगी। प्रदेश में लैंड के हाथ पर कड़ी कार्रवाई करते हुए अभी तक 10,000 एकड़ से अधिक की सरकारी भूमि को लैंड जिहादियों से मुक्त कराया है। अभी हाल ही में धामी के बुलडोजर ने नैनीताल में वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया है। देहरादून जिले में धामी सरकार ने 11 हेक्टेयर में बने मदरसे पर बुलडोजर चला दिया है और अब राजाजी नेशनल पार्क में इस दरगाह के दस्तावेज नहीं सौंपे गए तो दरगाह का रास्ता बुलडोजर देख लेगा और राजाजी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में धामी का पीला पंजा ऐसा चलेगा। दरगाह के नाम पर सालों का कब्जा चंद मिनटों में हटा दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश में घुसपैठिया मुक्त अभियान तेज हो गया है। बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की तलाश जिले जिले में की जा रही है। रायबरेली में 53,000 कालनेमी होने का खुलासा हुआ है। यहाँ फर्जी तरीके से कुछ गांवों में जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए थे। अब इन जन्म प्रमाण पत्रों को एक एक करके रद्द किया जा रहा है। ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर कितने बांग्लादेशियों ने फर्जीवाड़े से बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया है। योगी फोर्स उन्हें ढूंढ ढूंढ कर जरूर सजा देगी। जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यूपी में छिपे हुए एक एक बांग्लादेशी रोहिंग्या ध्यान से सुन ले। कितनी भी साजिश कर लें वो बच नहीं सकते। सबके कागज की जांच होगी। जिसने फर्जीवाड़ा किया है वो पकड़ा जाएगा और फिर अपने देश भेज दिया जाएगा। घुसपैठियों के खिलाफ जारी एक्शन के बीच उत्तर प्रदेश के रायबरेली में फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट को रद्द करने का काम तेज हो गया है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों की संख्या 1-2 नहीं बल्कि 52,000 से भी ज्यादा है। यानी फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के जरिए 52,000 कालनेमियों ने षड्यंत्र किया है। इसलिए उनका एक एक करके हिसाब किया जा रहा है। दरअसल रायबरेली के सलोन तहसील में 2020 से लेकर 2023 तक 53,267 बर्थ सर्टिफिकेट बनाए गए थे। जब इनकी जांच की गई तो इनमें से सिर्फ 421 सर्टिफिकेट सही पाए गए, जबकि 52,846 बर्थ सर्टिफिकेट फर्जी थे। जांच में खुलासा हुआ कि जन सेवा केंद्र चलाने वाले भाईजान मोहम्मद जीशान नाम के बीडीओ की आईडी पासवर्ड चुराकर 11 ग्राम सभाओं में हजारों फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाए थे। वो भी उन लोगों के जिनका इन गाँव से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं था। एक सरीनी क्षेत्र था तो वहां पे काफी घुसपैठिए आए, उनकी कोई आईडी नहीं थी। पुलिस सक्रिय हुई, उसके बाद वो रातों रात वहां से पता नहीं कहां चले गए। तो ये 2021 की मैं बात करता हूं कि इस पे एसटीएफ सक्रिय हुई और उनको पता चला कि कानपुर, जाजमऊ और इस पे काफी ये बाहरी लोगों का आवागमन बढ़ा है और ये झुग्गी झोपड़ी तलहटी में बना करके रह रहे हैं। एक तहसील में 52,000 फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट का मिलना साफ बताता है कि षड्यंत्र बहुत बड़ा है। सूत्रों के मुताबिक कुछ बांग्लादेशियों का भी जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया था। इस लिस्ट में कितने रोहिंग्या हैं, इसकी जांच एटीएस और एनआईए कर रही है। भाईजान की साजिश पर एक्शन से हिंदू संगठन खुश हैं और वो चाहते हैं कि पूरे राज्य से ऐसे ही ढूंढ ढूंढ कर घुसपैठियों की साजिश को बेनकाब किया जाए। सुरक्षा से भी बहुत बड़ा खतरा है। हर प्रकार की जो भारत के नागरिक, गरीब नागरिकों की जो सुविधाएं सरकार दे रही हैं, उस पे इनका अतिक्रमण हो रहा है। यहाँ पे घुसपैठियों को कोई काम ही नहीं है। मोदी जी जो कर रहे हैं वो तो बढ़िया कर रहे हैं। घुसपैठिया जो हैं इनको बाहर भगाना चाहिए। योगी का धुरंधर
दिल्ली में घुस गया और कब्जा के ऊपर टूट पड़ा। बुलडोजर मॉडल केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी हिट है। बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान से लेकर दिल्ली तक योगी का पीला पंजा अपने धुरंधर एक्शन से कब्जे वालों की कपकपी छुटाए हुए है। दिल्ली में तो आज बुलडोजर्स की टोली अवैध कोठी के सामने जाकर खड़ी हो गई और डीडीए की जमीन पर बनी आलीशान कोठी को मिट्टी में मिला दिया। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। एक एक ईंट उखाड़ दी, पानी की टंकियों के चीथड़े उड़ा दिए, पूरी कोठी को तहस नहस कर दिया। योगी का ये पीला अस्त्र जब चलता है तब कब्जाधारियों का मन विचलित होने लगता है। इन्हीं के लिए हम लोगों ने बुलडोजर बनाया था। कब्जाधारियों के कांपने के पीछे कारण होती हैं ये दो तस्वीरें। कब्जाधारी अतिक्रमण करते हैं और जमीन खरीदने में जो पैसा लगता है उसे भी उस विशाल कोठी को बनाने में लगा देते हैं। लेकिन जब योगी का धुरंधर फील्ड में उतरता है तो देख लीजिए हश्र क्या होता है। बुलडोजरों की फौज ने कहां अवैध कब्जे को ढहाया है, किस इलाके, किस मोहल्ले में ये कार्रवाई हुई है, आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए 1500 किलो वाला ये धुरंधर जब मैदान में उतरा तो कब्जाधारियों की आवाज में दर्द कैसे सुनाई देने लगा। मैं यहाँ पे बहुत साल से रह रहे हैं, 20 साल से मेरे इन-लॉज रह रहे हैं, मैं यहाँ पे 15 साल से। बेशक ये आवाज आपके लिए जानी पहचानी है। अवैध कब्जे का सीना छलनी करने की ये तस्वीरें दिल्ली की हैं, जहां दिल्ली के सैनिक फार्म इलाके में योगी का धुरंधर जमकर गरजा। सुबह से ही बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। करीब 2000 गज में बना इस आलीशान फार्म हाउस को आज सुबह 5 बजे से ही गिराने की कार्रवाई डीडीए के द्वारा शुरू कर दी गई है। 1-2 नहीं कुल 7 बुलडोजर को इस तोड़फोड़ में लगाया गया है और आप ये देख सकते हैं इस आलीशान कोठी के चारों तरफ जो है वो बुलडोजरों का एक्शन जारी है। देश हित में अब आपको यहाँ एक ऐसी तस्वीर दिखाऊंगा जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे और इस तस्वीर की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, जिसका काम ही विदेशों में जाकर बेइज्जती करवाना है, उनकी एक और बड़ी फजीहत हुई है और वो हुई है तुर्कमेनिस्तान में। देखिए यहाँ शहबाज शरीफ अपने नाखून चबा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पुतिन उन्हें इंतजार करवा रहे हैं। पुतिन आने वाले हैं उनके बराबर वाली कुर्सी पर, लेकिन 40 मिनट तक शहबाज शरीफ ने ऐसे ही नाखून चबाते हुए इंतजार किया व्लादिमीर पुतिन का। ये देखिए किस तरीके से वो बेबस हैं और लगातार पुतिन का इंतजार कर रहे हैं। और शहबाज की फिर इंटरनेशनल बेइज्जती ये पूरी दुनिया ने देखी। शहबाज शरीफ पुतिन का 40 मिनट तक इंतजार करते रहे, जिसका ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये अब सोशल मीडिया पर वायरल है। तुर्कमेनिस्तान में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए शहबाज शरीफ पहुंचे थे। पुतिन भी वहां मौजूद थे। शहबाज को पुतिन से मिलना था, लेकिन पुतिन 40 मिनट तक वहां नहीं आए। उनकी कुर्सी खाली रही और शहबाज 40 मिनट तक नाखून चबाते रहे और ये सब हुआ पूरी मीडिया के साथ। देखिए कैसे शहबाज परेशान बैठे हैं, साथ में इशाक डार भी हैं, पूरा प्रतिनिधिमंडल है, बस पुतिन ही नहीं है। शहबाज ने पहले 40 मिनट इंतजार किया और फिर जाकर गेट क्रैश कर दिया। वहां पहुंच गए जहां एर्दोगन और पुतिन की मुलाकात चल रही थी। तो यानी कि जब पुतिन 40 मिनट तक नहीं आए तो शहबाज शरीफ खुद ही उनसे मिलने के लिए पहुंच गए। तो पाकिस्तान में जहां एक तरफ शहबाज का बेइज्जत होना आम बात है, तो वहीं एक और चीज आम है, वो है खतरा दिखे तो रास्ते से हटा। क्या ऐसा कुछ इमरान के साथ होगा? ये सवाल उठा है क्योंकि पाकिस्तान में अब इमरान के मर्डर की साजिशों का अंदेशा जताया जा रहा है। बातें हो रही हैं, क्या मुनीर इमरान की गाड़ी पलट देगा? क्यों, कैसे? देखिए। जंग हारकर प्रमोशन लेने वाले पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के मन में इमरान खान को लेकर 2 डर हैं। पहला, कहीं इमरान समर्थक जेल तोड़कर इमरान को बाहर न निकाल दें।
दूसरा कि कहीं पाकिस्तान में इमरान को लेकर बगावत ही ना हो जाए। पाकिस्तान के इस पिटे हुए मुल्ला मुनीर का ये डर ही है कि अब उसने इमरान खान को साइड लगाने का पूरा प्लान बना लिया। प्लान इमरान का खेल खत्म करने का, प्लान इमरान की गाड़ी पलटाने का। इमरान खान को लेकर पाकिस्तान में जो पिछले कुछ दिनों से हुआ है, उससे मुनीर की टांगे कांप रही हैं। कभी वो रास्ते बंद करा देता है, कभी सर्द रात में समर्थकों पर वाटर कैनन चलवाता है, तो कभी इमरान की बहनों को मिलने से रोक देता है। लेकिन अब मुनीर ने इन सारी समस्याओं का हल निकाला इमरान के लिए खतरनाक प्लान के जरिए, जिसके लिए अब ये खबर सामने आ रही है। इमरान खान को अडियाला जेल से शिफ्ट किया जा सकता है और इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई। यानी इमरान को मुनीर उस अडियाला जेल से बाहर ले जाना चाहता है, जहां हर रोज अब उनके समर्थक जुटने लगे हैं, जिसके बाहर इमरान की बहनें हर दूसरे दिन धरना देती हैं। इमरान समर्थकों को डर है कि इसी शिफ्टिंग में मुनीर रास्ते में इमरान के साथ कहीं खेला ना करे, कहीं इमरान की गाड़ी को पलटाकर हादसा बताकर हमेशा के लिए इमरान का चैप्टर क्लोज ही ना कर दे। यही वजह है कि अब बड़ी संख्या में इमरान समर्थक अडियाला जेल के बाहर इकट्ठा होने लगे हैं। एक तरफ इमरान समर्थक मुनीर के इस गाड़ी पलटाने वाले प्लान को फेल करने में जुटे हैं, तो वहीं इमरान की बहनों ने भी सीधी चेतावनी दे डाली। इससे पहले भी मुनीर इमरान को जेल में ही ठिकाने लगाने की कोशिशें कर चुका है, जब इमरान ने खुद अपनी बहनों को बताया था कि कैसे उसे जेल में टॉर्चर किया जा रहा है, जिसके बाद इमरान समर्थकों का हुजूम अडियाला के बाहर आ पहुंचा था। अब जबकि जेल में इमरान को मारने का प्लान नहीं चला, तो गाड़ी पलटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मुनीर को डर है कि जब इमरान खान जेल में है तो आलम ये है, अगर बाहर आए तो उसका क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को चुनौती देने का दुस्साहस करने वाले अपराधियों को योगी फोर्स अपने स्टाइल में हिसाब करती है। गौ तस्कर हो, लुटेरा हो, हत्यारा हो, जिनका अपराध से वास्ता छूट नहीं रहा, उन्हें पुलिस बुलेट से कूट रही है, नर्क के दर्शन करवा रही है। पिछले 24 घंटे में 8 एनकाउंटर के जरिए योगी फोर्स ने अपराधियों को लंगड़ा करके तगड़ा मैसेज दिया है। अगर कहीं छिनैती या लूट की घटना घटित हो गई तो कुछ ही घंटों में अपराधी जेल के शिकंजों में होता है और लंगड़ाता हुआ चलता हुआ दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश में जिसने भी कानून व्यवस्था को चुनौती देने का दुस्साहस किया, उसका हाल कुछ ऐसा हुआ। योगी फोर्स शहर शहर अपराधी, बदमाश, माफिया या फिर गौ तस्कर सबको नर्क के दरवाजे के दर्शन करवा रही है, और ज्यादा कुख्यात है तो उससे नर्क भी भेजे। अगर अब भी किसी अपराधी को यह लगता है कि उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, तो जरा इन तस्वीरों को देख ले। उत्तर प्रदेश में गौ तस्करों की कुटाई जारी है। मिर्जापुर में चेकिंग के दौरान जब एक गाड़ी को रोकने का इशारा किया तो गौ तस्करों ने रफ्तार तेज कर दी, पुलिस को निशाना बनाने लगे। जवाब में पुलिस ने गोली चलाई और गौ तस्कर अफजाल अहमद वहीं गिर पड़ा। इसके बाद पुलिस ने गाड़ी से 17 बैल और 20 गायों को सुरक्षित मुक्त करवाया। डीसम से करीब 32 राशि गोवंश बरामद किए हैं, जिनको चिकित्सीय सहायता प्रोवाइड कराकर उन्हें सुरक्षित स्थान पहुंचाया जा रहा है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। उन्नाव में मर्डर केस में वांटेड मोहम्मद अली को पुलिस ने लंगड़ा कर दिया। अली ने पड़ोसी की पीट कर हत्या की थी। इसके बाद से वो फरार चल रहा था। बीती रात पुलिस ने अली को घेरा तो उसने तमंचा लहराने की कोशिश की, लेकिन योगी फोर्स की बुलेट ने सही समय पर इलाज कर दिया। बागपत में 25,000 का इनामी बदमाश योगी फोर्स की गोलियों का शिकार हो गया। लंबे समय से फरार बदमाश कालीराम के लिए पुलिस काल बनकर आई। मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगी और वो सीधा अस्पताल पहुंच गया। क्या माफिया मुख्तार अंसारी का मोहल्ला घुसपैठियों की धर्मशाला बन गया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जो इलाका माफिया का गढ़ हुआ करता था, वहां एकाएक मुस्लिम वोटर बढ़ गए हैं, और वो भी 2-4% नहीं बल्कि 10% तक। ये बात योगी आदित्यनाथ के कानों तक पहुंची तो उन्होंने डोर टू डोर तलाशी का ऑर्डर दे दिया। मुख्तार अंसारी तो अब कब्र में है, लेकिन क्या उसने अपनी मौत से पहले ही अपने गढ़ में घुसपैठियों को बसा दिया है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि उसके प्रभुत्व वाले इलाके में
मुस्लिम वोट में अचानक से इजाफा हो गया है। बीजेपी के एक नेता ने ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखी जब वो वाराणसी में बीजेपी नेताओं के साथ एसआईआर के मुद्दे पर बैठक कर रहे थे। दावा है कि माफिया मुख्तार अंसारी के जिले गाजीपुर में 2 विधानसभा क्षेत्रों मोहम्मदाबाद और जमानिया में मुस्लिम वोटर बहुत बढ़ गए हैं। दोनों विधानसभा सीट पर मुस्लिम वोटर 10% तक बढ़ गए हैं। गाजीपुर के जिलाध्यक्ष ओपी राय जी ने मोहम्मदाबाद और जमानिया 2 विधानसभाओं के जिक्र किया कि मुस्लिम आबादी जहां है वहां 10% ज्यादा वोट बढ़ गए हैं। तो उस पे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उसकी जांच डोर टू डोर सब लोग कर लीजिए, जो गलत है उसको निकाल दीजिए, जो सही है वो रहे। योगी आदित्यनाथ ने तो ऑर्डर दे दिया है कि मोहम्मदाबाद और जमानिया विधानसभा क्षेत्र जो गलत तरीके से रह रहे हैं उनकी डोर टू डोर जाकर पहचान की जाए। गाजीपुर जिले और उससे सटे मऊ जिले में मुख्तार अंसारी के परिवार का दबदबा माना जाता था। गाजीपुर से मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी सांसद हैं। मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट पर कई वर्षों तक अंसारी परिवार का कब्जा रहा है। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि जो मुस्लिम वोटर इन विधानसभा सीटों पर बढ़े हैं, क्या उनमें से ज्यादातर घुसपैठिए हैं? यूपी में इन दिनों घुसपैठियों को ढूंढने का ऑपरेशन चल रहा है और साथ ही वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण भी जारी है। अब योगी फोर्स ने अफसरों को टारगेट दे दिया है कि माफिया के मोहल्ले से अवैध लोगों को खदेड़ा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।